इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण हम लोग डिस्कस करेंगे। उसे आप लोग प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं। वैसे कई प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अभी हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और वो होता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये ट्रांसवर्स नेचर, जिसे हम लोग हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए, जब कभी भी वेव, कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है, तो अगर माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो इस गुण को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ट्रांसवर्स नेचर यानी अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तरंग है, वो इस प्रकार से चल रही है एक्स डायरेक्शन में, तरंग एक्स डायरेक्शन में चल रही है, और जिस माध्यम में ये तरंग चल रही है उस माध्यम के कण इस तरंग के चलने के दिशा के लंबवत दिशा में कंपन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कंपन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे नेचर को हम लोग ट्रांसवर्स नेचर या अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। वही अगर कंपन तरंग के चलने की दिशा में ही होता तो इसको हम लोग अनुदैर्ध्य, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, तो उसे हम लोग अनुदैर्ध्य प्रकृति, अनुदैर्ध्य नेचर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग केवल अनुप्रस्थ प्रकृति की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले तो वैक्यूम में चल सकती हैं, यानी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो उसमें कंपन किसका होगा, और अगर वो वैक्यूम में चलेगा तो उसमें तो कोई मीडियम है नहीं, तो वहां पे किस चीज का कंपन होगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर से मिलकर बना हुआ, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स के जो कंपन है हमें उसको देखना पड़ेगा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में की ओर प्रोपेगेट कर रहा है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, तो ये हम कहेंगे कि ये जो वेव है ये ट्रांसवर्स नेचर का है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपन एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे जिस डायरेक्शन में वेव चलता है उस डायरेक्शन में हम लोग एक प्रोपगेशन वेक्टर लेते हैं। इस प्रोपगेशन वेक्टर को मान लीजिए हम के वेक्टर कह देते हैं। अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ई है। अगर हमको ये प्रूफ करना रहे कि प्रूफ कीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और ये वेव का जो प्रोपगेशन वेक्टर है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो वो एक अलग प्रॉब्लम बन जाएगा। यहाँ पे बस हमको ये प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो भी प्रोपगेशन वेक्टर यानी के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तब हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्रम से इसको देखते हैं। आपको और चीजें जो यहाँ पे कुछ अगर कंफ्यूजिंग है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वैक्यूम में, उसके जो इक्वेशन हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों इक्वेशन होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। ये दोनों इक्वेशन का प्रूफ हम लोग देख चुके हैं पिछले टर्न पे। ठीक, तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन देख पा रहे होंगे आप लोग, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें इसका नेचर जानने के लिए, इसकी प्रकृति जानने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग ई और बी का वैल्यू, या यूं कह लीजिए उनके बारे में और डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस नेचर का है, तो हम लोग उसके जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को हम लोग ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक प्रूवन ट्रैक है। अक्सर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो इक्वेशन होते हैं उनको हम लोग इसी ट्रैक पे सॉल्व करते हैं कि पहले हम लोग उसका सोल्यूशन मान लेते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का समथिंग इस तरह से होगा, फिर हम लोग इसी को वापस इक्वेशन में पुट करके हम लोग उसको प्रूव करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ये दोनों इक्वेशन की ये प्रूफ होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ चीजें यहाँ पे नई आई होंगी, उसके बारे में जान लीजिए। पहला जो आई सिंबल हमने यूज किया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज किया जाता है, मतलब इमेजिनरी नंबर, सॉरी मैंने कॉम्प्लेक्स बोल दिया, इमेजिनरी नंबर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, √-1। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। और
यहाँ पे ये के वेक्टर एक आ गया है। के वेक्टर को हम लोग प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करता है उस डायरेक्शन का जो वेक्टर होता है वो होता है प्रोपगेशन वेक्टर। तो इस फॉर्म का ये होगा, ठीक। बाकी टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ई नॉट वेक्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट वेक्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और के है हमारा वेव प्रोपगेशन वेक्टर, जिसको हम लोग इस तरह से भी दर्शाते हैं, के वेक्टर इक्वल टू के एन कैप। के इस प्रोपगेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम 2 पाई बाई लैम्डा लिखते हैं। एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में। जैसे अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में ये वेव प्रोपगेट कर रहा है तो एन कैप बराबर आई कैप हो जाएगा। अगर वेव का प्रोपगेशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो ये एन कैप बराबर जे कैप हो जाएगा। और अगर वेव का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका प्रोपगेशन यानी उसका चलना जेड डायरेक्शन में है तो एन कैप बराबर के कैप हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ जो ये प्रोपगेशन वेक्टर के होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। लैम्डा आप लोग जानते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। और एक और फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है, जो कि लाइट का स्पीड होता है। न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप लोग समझते हैं आवृत्ति, और लैम्डा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से हम लोग लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू रख देते हैं, तो ये न्यू ऊपर चला जाएगा। अब 2 पाई न्यू आप लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति होता है, जिसको ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा बाई सी इंटू एन कैप। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्रोपगेशन वेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ पाएँ कि ये क्या होता है, ठीक। एन कैप हमने बता ही दिया। अब हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम लोग डेल डॉट ई निकालेंगे, तो ये है अपना डेल ऑपरेटर। और ई हमने सोल्यूशन मान ही लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है, ये यहाँ से ई, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ई ये लिख दिया, ठीक। अब एक चीज और, यहाँ पे देखिए ये के डॉट आर है, तो प्रोपगेशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ये हो गया के डॉट आर। आर तो जनरल एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप जानते हैं आई डॉट आई वन तो के एक्स इंटू एक्स, जे डॉट जे वन तो के वाई इंटू वाई, के डॉट के इक्वल टू वन तो के जेड इंटू जेड। बाकी आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के, ये सब जीरो होगा। के डॉट जे, के डॉट आई, ये सब जीरो होगा, तो केवल इतने ही टर्म आएंगे। अब ये के डॉट आर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमने ये पुट कर दिया तो इस प्रकार से आ गया, ठीक है। आपको इक्वेशन देखने में बड़ा लगेगा लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ई नॉट वेक्टर है वो तो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे इसको एक्स वाई जेड कंपोनेंट में। तो ये ई ओ एक्स आई कैप प्लस ई ओ वाई जे कैप प्लस ई ओ जेड के कैप। एक्चुअल में ये ओ नहीं है, नॉट ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट वाई जे कैप, ई नॉट जे जेड के कैप, ये प्लस में ये पूरा कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको पूरा इसको डिटेल फॉर्म में लिख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, बस यही 3 टर्म आएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो देखिए आई डॉट आई ये हो गया 1, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस ई ओ एक्स के साथ ये एक्सपोनेंशियल, देखिए यही हमने लिखा है पहला, डेल बाई डेल एक्स के साथ ई ओ एक्स और ये एक्सपोनेंशियल टर्म। इसी प्रकार प्लस डेल बाई डेल वाई के साथ ई ओ वाई और ये एक्सपोनेंशियल टर्म, डेल बाई डेल जेड के साथ ई ओ जेड और ये इसका ये एक्सपोनेंशियल टर्म, तीनों को हमने लिख दिया, एक लंबा इक्वेशन बना। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल का हमारा डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्स का टर्म है, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन है ना, तो एक्सपोनेंशियल का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो एक्सपोनेंशियल एज वेल एज आएगा, फिर इनटू, फिर ये जो एक्सपोनेंशियल में ये इतना है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका करेंगे तो केवल और केवल इसमें आई इंटू के एक्स आएगा, बाकी सबका चूंकि एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन है तो बाकी सबका जीरो आएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, आई के एक्स माइनस जीरो, बाकी सब जीरो, प्लस अब देखिए डेल बाई डेल वाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से, तो ये तो ठीक है बाहर आ जाएगा, एक बार एक्सपोनेंशियल एज वेल एज आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आई के वाई आएगा, ठीक है, आई के वाई। इसी प्रकार ये जेड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन फिर से ये छोटा सा बन गया, यहाँ पे ये
इस ये टर्म आप देखिएगा। बाकी वापस से इसको जो के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड, इसको हम लोग वापस से के डॉट आर लिख देते हैं, क्योंकि के डॉट आर ऊपर आप देखे थे, वापस रिवर्स में करेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ से ये टर्म तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो टर्म आया है, ये वाला, यहाँ यहाँ पे इसमें से आई कॉमन ले लीजिए, तो ये इतना टर्म और ये एज वेल एज। अब सुनिए, यहाँ इस वाले टर्म को भी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसमें के और ये दोनों अलग-अलग डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, क्योंकि वापस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई डॉट आई 1 आ जाएगा, के एक्स इंटू ई नॉट एक्स, फिर उसके बाद ये जे डॉट जे 1 हो जाएगा और के वाई इंटू ई नॉट वाई, फिर ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के डॉट के 1 हो जाएगा और यहाँ पे के जेड इंटू ई ओ जेड, ये तीनों टर्म आ जाएंगे। रिवर्स में वही चीज़ आएगा। ऐसा क्यों किए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट। तो यहाँ के डॉट ई नॉट हो गया, ये एक्सपोनेंशियल एज वेल एज, और ये आई तो था ही। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इतना पार्ट ही तो ई है, यही तो हम लोग शुरू में मान के चले थे, सॉल्यूशन ई इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। तो देखिए, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में ये एक छोटा सा इक्वेशन बन के आ गया कि डेल डॉट ई इक्वल टू आई के डॉट ई। अब यहाँ पे ये आई जो है वो आई कैप मत पढ़िएगा, ये आई इमेजिनरी नंबर वाला वो आई है, ठीक है, अंडर रूट माइनस 1 वाला ये आई है। अब देखिए, सिमिलरली इसी प्रकार का प्रोसेस हम लोग सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो आपको सिमिलर टाइप का ये इक्वेशन मिलेगा। तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली इसी तरह लिख दीजिएगा। इसको इक्वेशन 5 मानिए, इसको इक्वेशन 6 मानिए। अब इन दोनों इक्वेशन से ही हमारा काम होगा। अब हम लोग जानते हैं वैक्यूम के लिए चार्ज डेंसिटी जीरो होता है, करेंट डेंसिटी जीरो होता है और कंडक्टिविटी भी जीरो होता है। समझ में आया? आवेश घनत्व, धारा घनत्व और चालकता, दोनों तीनों वैक्यूम का जीरो होता है। और ये भी हम लोग पढ़े थे कि वैक्यूम के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे, मैक्सवेल का पहला और तीसरा इक्वेशन, तो ये डेल डॉट ई और डेल डॉट बी भी क्या होता है, जीरो होता है वैक्यूम के लिए। हालांकि ये तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन ये वाला टर्म केवल वैक्यूम के लिए जीरो हुआ है। तो अब देखिए, अब जरा इक्वेशन 5-6 को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये टर्म जीरो है तो ये वाला टर्म इधर वाला भी जीरो होगा, यानी यहां से आपको क्या मिलेगा कि के डॉट ई जीरो होगा और के डॉट बी भी जीरो होगा। तो आप लोग जानते हैं, अगर दो आर्बिट्रेरी वेक्टर ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू यहाँ पे कॉस थीटा बराबर जीरो। तो कॉस थीटा बराबर जीरो। अब ये कॉस जो है थीटा के किस वैल्यू के लिए जीरो होता है, बताइए जल्दी से, कितने के लिए जीरो होता है, 90 डिग्री के लिए, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ए वेक्टर जो बी वेक्टर, दो आर्बिट्रेरी वेक्टर हैं, इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पे ये चीज यही बताता है कि के डॉट ई जीरो है, इसका मतलब के वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तभी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ठीक इसी प्रकार यहाँ के डॉट बी भी जीरो है, इसका मतलब के वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, और यही तो हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हुआ कि ई वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं किसके, के वेक्टर के। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नहीं प्रूफ हो रहा है कि ई वेक्टर, बी वेक्टर और के वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहाँ बस ये प्रूफ हो रहा है कि ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है और बी भी के परपेंडिकुलर है। और ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करने के लिए हमको यही प्रूफ करना पड़ता है कि जो वेव का जो प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही कंपन या ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। This implies that electromagnetic waves are transverse in nature. Yani, if we consider electric field E in Y direction and magnetic field B in Z direction, then the direction of propagation of EM wave is in X direction. ये चीज कहना चाह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन यानी उसका वो अगर एक्स दिशा की ओर चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड, या ये उल्टा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक जेड में हो जाएगा, मैग्नेटिक वाई में। कहने का मतलब जो भी हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस
एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? अब इसका अगर डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम ऐसे आपको दिखाई देगा। अब ये डायग्राम देखेंगे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में हमारा है प्रोपगेशन वेक्टर के वेक्टर, जिसे हम मैग्नीट्यूड में के इंटू आई कैप लिख सकते हैं। वाई डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस लेंगे, तो ई इंटू जे कैप। और जेड डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस लेंगे, बी इंटू के कैप। क्लियर? तो अब देखिएगा इसका ये डायग्राम कैसे बना है, सुनिए। देखिए, ये एक्स डायरेक्शन में वेव चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। ये प्लस में और इधर ये माइनस में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं वाइब्रेशंस दिखा रहा हूं आपको, और इधर फिर ये इस तरह से। तो ये वाई डायरेक्शन में प्लस और वाई डायरेक्शन में माइनस की ओर, मतलब एक तरह से कह लीजिए प्लस ई से ई नॉट से लेके माइनस ई नॉट तक, ये वाई डायरेक्शन में यानी जे कैप वाई डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वाइब्रेशंस किस में है, वो जेड एक्सिस। ये देखिए प्लस में जेड एक्सिस और इधर ये माइनस में जेड। अब चूंकि 3D में तो बना नहीं सकते, पर ये जो वाइब्रेशंस है वो किधर है, वो जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग। इधर वाला प्लस में, यानी अगर बी नॉट आप लेंगे के कैप, तो इधर वाला ये बी नॉट इस डायरेक्शन में, ये प्लस में, फिर इधर जो जा रहा है वो बी नॉट माइनस में। ठीक है, कुल मिला जुला के वो जेड एक्सिस के ही अलोंग, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जेड एक्सिस के ही अलोंग ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और ये वाई और जेड एक्सिस दोनों एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो एक्स एक्सिस यानी प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसवर्स नेचर का है, अनुप्रस्थ प्रकृति का है। ठीक है, यही हमको ये चीज प्रूफ करना था इसमें। तो आई होप यहाँ पे ये आप डायग्राम से भी समझ पाए होंगे, और हमने ये पूरे डेरिवेशन से भी हमने दिखाया कि कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। और हाँ, आप लोग इसके बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के पूरे कोर्स के और जो वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका पेपर होने वाला है, वहाँ पे 8 यूनिट के वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप वहाँ से जाके सभी यूनिट के पूरे टॉपिक बिल्कुल क्रम से कवर कर सकते हैं। अगर वीडियो खोजने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे 8 यूनिट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे नोट्स के भी ये लिंक आप लोगों को अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।